हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। सभी को नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब जल्दी से आ जाइए बेटा और मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है या नहीं, फटाफट। बहुत बढ़िया दोस्तों यार, ग्रेट। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, लव यू। बहुत बहुत प्यार आप लोगों को। और जैसा कि आप लोग प्रोग्रेस कर रहे हो, हर दिन कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हो, तो आपको याद होगा मैंने आप लोगों को जो लास्ट वाली क्लास में कुछ कराया था वो क्या था बेटा। हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन। तो आपको याद होगा दो फॉर्मूले मैंने आपको एक ही जैसे बताए थे, ठीक है। और वो कौन कौन से थे बेटा। एक था हमारे पास, ठीक है, एक था हमारे पास बेटा क्या, डेल्टा टीबी बराबर के बी मोललता, और एक था डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू में मोललता, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि जो केबी का सूत्र होता है, ठीक है, और केबी का सूत्र होता है, सारी बातें बता दी थी, यूनिट बता दी थी, राइट। आज जो है बेटा इनके ऊपर क्वेश्चन करने का समय आ गया है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, लव यू गाइस, लव यू। ठीक है, वॉइस लो है तो वॉइस बोल देता हूं भाई मैं बढ़ाने के लिए, ठीक है, थोड़ी वॉइस बढ़ा देंगे, मैं बोल देता हूं बेटा। ठीक है, थोड़ी सी वॉइस बढ़ा रहे हैं, बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई। अब देखें यहां पर, मेरा हमेशा पता है क्या सपना रहता है दोस्तों। मेरा सपना यह रहता है कि बच्चे को इतनी मेहनत करवाई जाए, इतनी मेहनत करवाई जाए कि उसके क्लास के अंदर ही पहले तो टॉपिक क्लियर हो, फॉर्मूले क्लियर हो, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आईआईटी पूछता है, जेई पूछता है, वैसे वैसे क्वेश्चन उसको करवाए जाएं। अगर वो ऐसा करता है तो मेरी क्लास के अंदर ही वो इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेगा, डीपीपी फिर क्लास के बाद लगा लेगा, फिर टेस्ट वगैरह भी देगा, तो मेरे को लगता है कि वो आईआईटी तक पहुंच जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले आपको जेई के लिए परसेंटाइल क्रैक करने होते हैं, उसके बाद आपको एडवांस के लिए। पर मेरी सबसे बड़ी बात क्या है कि भाई हम क्वेश्चन करेंगे, अब आप लोगों को क्वेश्चन करने तो पड़ेंगे, तभी तो हम लोगों के सपने मिलेंगे बेटा। तो किसी विलायक हिमांक अवनमन केएफ का मान दे रखा है, उसके 50 ग्राम में 1 ग्राम अवाष्पशील विलेय मिलाया हुआ है, जिसका मोलर द्रव्यमान दे रखा है बेटा 256 ग्राम प्रति मोल। घोलने पर हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी आती है। तो आपको पता है क्या बताना है वहां पर, ठीक है। केएफ का मान क्या होगा ये पूछा है, केएफ का मान क्या होगा ये पूछा है। अब मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन ना यार आप लोग करें, क्योंकि इतने सक्षम आप हो चुके हैं यार, ठीक है। और क्वेश्चन के देखो इज्जत अपने आप बढ़ जाएगी जब आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन तो 28 जनवरी 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन हम लोगों से हो रहे हैं, इसका मतलब हम लोग सही दिशा में पढ़ाई कर रहे हैं, सही दिशा में हम लोग अपनी वो कर रहे हैं बेटा। बहुत बढ़िया बेटा, केमिस्ट्री में 100% ही लेके आने, वेल डन। यही माइंडसेट हमें क्रिएट करना है और हमें इस पर काबिज रहना है आगे तक, ठीक है। हम लोग जानते हैं बेटा डेल्टा टीएफ का जो मान होता है वो होता है केएफ गुणा मोललता, है ना। ये मान हमें दे रखा है कितना, 0.4। देखो हिमांक में अवनमन दे रखा है, हिमांक में कमी दे रखी है बेटा। अब केएफ का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। मोललता को लिखोगे आप भार बटे अणुभार, किसका बेटा जी, विलेय का, किसका भाई, विलेय का, गुणा 1 बटा जो आपके पास विलायक है उसका भार किलोग्राम में चाहिए होता है। अब यहां पर आपने लिखा 0.4 बराबर केएफ आपको ज्ञात करना है। भार कितना दे रखा है बेटा, विलेय का, विलेय का भार दे रखा है 1 ग्राम, और अणुभार कितना दे रखा है बेटा 256। ओके, विलायक का भार कितना दे रखा है भाई 50 ग्राम। इसको 50 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से क्या करना पड़ेगा बेटा, भाग करना पड़ेगा, या ऊपर जाके 1000 से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब देखो बेटा हल करने पर हमने पाया 1 0 से 1 0, ठीक है। 5 की मल्टीप्लाई जब 0.4 से करोगे आप तो आपके पास आएगा भाई 2, ठीक है। तो कितना आ गया भाई, 2 आ गया। यहां पर आपने 256 ब्रजगुणा कर दी और फिर हमारे पास 100 कर दिया भाग, यह आ गया केएफ का मान। अब यहां से जो केएफ हमारे पास आएगा 256 और 256 कितने होते हैं बेटा 512, ठीक है।
तो 512 को जब आप 100 से भाग करोगे तो हमारे पास आएगा 5.12 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। अब यहां पर 5.12 कहां दे रखा है बेटा? विकल्प ए में। तो आप विकल्प ए को चुनोगे, यहां पर अपने पोल में भर दोगे और अपना आंसर निकाल लोगे। तो हमारे पास 24.28% बच्चों का यह आंसर करेक्ट है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर जी हमारा करेक्ट क्यों नहीं आया? देखो पता क्या है, कई बार ना भेड़ की चाल में हम लोग रहते हैं। मान लो किसी कमेंट में किसी बच्चे ने बी आंसर मेंशन कर दिया, तुक्का मारा। आपको पता है ना, आपके बीच ही बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो तुक्का मारते हैं। तो आपने क्या देखा, अच्छा बी आ गया तो मुझे भी अपना वो दिखाना यहां पर प्रेजेंस कि मैं भी पढ़ने वाला हूं, मैं भी बी लिख देता हूं, मैं जल्दी आंसर दूंगा। जल्दी आंसर करने से क्या होता है, केवल आप लोग कभी भी अपने कॉन्सेप्ट पर बिलीव नहीं कर पाओगे। आपको हमेशा यह लगेगा कि यार मैं जो पढ़ रहा हूं पता नहीं वो सही भी है गलत है, या मैं पढ़ रहा हूं उससे मुझे कुछ हासिल होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन जो बच्चा अपना आंसर खुद निकाल के रखता है ना भाई, उसको यह बात पता है कि मैं यहां से स्टार्ट करके चला था, मैं धीरे धीरे ग्रो कर रहा हूं, आईआईटी वहां पर है और एक दिन वहीं जाऊंगा। ठीक है, तो किसी भी देखकर भाई गलत तरीके से नहीं करना। नीट का एग्जाम बेटा बिल्कुल बहुत बढ़िया था, आपकी क्लास से ही आया, मतलब क्लास नोट से ही आया मैक्सिमम पार्ट। ठीक है, अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन है जो आपको करना है। ठीक है, ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन और करना है और आईआईटी का है। टेस्ट अच्छा कैसे जाएगा जब पढ़ते लिखते नहीं हो? है इधर देखो यहां पर तैयार। अब मैंने कमेंट बंद करा है, पोल बाद में दूंगा। दो विलियन है ए और बी, समझना, दोनों विलियन क्या है बेटा? अलग अलग है। ठीक है, एक विलियन ये, एक विलियन ये। लेकिन अगर दोनों जल के मतलब दोनों में विलायक सेम होगा तो उनका केएफ या के भी समान ही रहता है, विलायक। तो दो विलियन है ए और बी, एक विलियन को मैंने ए कहा, एक को मैंने बी कहा, जिसमें एक्स और वाई, ठीक है, एक्स जो है वो वाई घोले हुए हैं, 1 किलोग्राम पानी में घोलकर तैयार किए जाते हैं। यदि ए और बी के हिमांक अवनमन का अनुपात इतना है तो एक्स और वाई के मोलर द्रव्यमान का अनुपात बताइए क्या होगा। ठीक है, यहां पर डेल्टा टीएफ मान लेना ए का और यहां पर डेल्टा टीएफ मान लेना बेटा बी का। ठीक है, और पानी का भार समान है, ये समझिएगा आप। तो हमारे पास फॉर्मूला होगा केएफ गुणा मोललता किसकी? ए की, और आप केएफ इंटू में मोललता बेटा किसकी? बी की। तो आपके पास ये दो समीकरण है, आप इनको दोनों को भाग करोगे तो अनुपात बनेगा। उस अनुपात का मान ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है, 1:0.4 पाया गया। उसके बाद आपको उनके मोलर द्रव्यमानों का अनुपात ज्ञात करना है और आशा करता हूं कि आप निकाल लें। ठीक है, अब मैं आप लोगों के कमेंट भी ऑन कर देता हूं, समय भी 1 मिनट दे देता हूं। यहां से केवल आपको सॉल्व करना है और 25 जुलाई 2025 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं कौन कौन कर पाएगा, देखते हैं भाई। बहुत बढ़िया, 0.25 आ रहा है। ओके, तो 0.25 को 1:4 लिख सकते हैं क्या? ए, शिवा एंड अमन यादव ए। देखते हैं भाई कुछ और कह रहे होंगे तो। अच्छा, तुम्हें लग रहा है जुलाई में? अरे जनवरी में होगा ना फिर ये जुलाई में नहीं बेटा, ये जनवरी में होगा। और जुलाई में भी एग्जाम एक बार हुआ था, एक नहीं 2 बार हुआ था। पहले क्या था, जेई मेंस की अभी तो क्या है 2 शिफ्ट होती हैं, 1 और 2। जब स्टार्टिंग में एनटीए ने स्टार्टिंग में पेपर बनाया ना, उस टाइम पर आप ये मान लीजिएगा, जिस टाइम उसमें थी क्या बोलते हैं उसको, स्टार्टिंग में एंटी पेपर बनाता तो 1 साल में 4 अटेम्प्ट होते थे, 4 अटेम्प्ट। ठीक है, तो 4 बार फॉर्म भरते थे, तब जुलाई जून सब चलते थे, जनवरी अक्टूबर सितंबर सब। ठीक है, तो हो सकता है भैया, देखो पीपीटी तो भैया इसका ईयर वियर डालते हैं, ये सब मैं देता हूं उनको कंटेंट। तो इसमें क्या करा बेटा, मैंने भाग कर दिया, डेल्टा टीएफ ए भाग करूंगा डेल्टा टीएफ, सॉरी ए और बी कह लो, है ना, बी। अब जब भाग करूंगा तो केएफ से केएफ कट जाएगा, यहां पर एक्स था, ए में क्या था एक्स, और यहां पर क्या होगी बेटा मोललता बी की।
अब जो हमारे पास दोनों विलियन है उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट का अनुपात है, अवनमन का अनुपात है, वो 1:0.4 है। तो हमने 1:0.4 रख दिया बराबर। अब यहां पर रखेंगे, ए में कौन स्पीसीज थी बेटा? ए में थी एक्स। तो हम लोग एक तरीके से समझेंगे कि जो मोललता है ये एक्स की निकालनी है। ठीक है, मोललता यहां पर एक्स की होगी और यहां पर वाई की होगी। तो मोललता हमारे पास क्या होगी बेटा? एक्स की मोललता होगी और वाई की मोललता होगी। तो इसको जब आप भाग वो करोगे बेटा, हल करोगे, तो हमारे पास मोल के एक्स के मोल होंगे और भार होगा विलायक का। फिर हमारे पास वाई के मोल होंगे और बेटा भार होगा विलायक का। अब क्योंकि दोनों का 1-1 किलोग्राम माना गया है, इसका मतलब डब्लू के स्थान पर चाहे तो 1-1 रख दो या ये कट जाएगा, समान है। अब यहां पर मोल को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा? कि भाई 1/0.4 बराबर, हमें क्या बताना है भाई? 1 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ थे एक्स और वाई, 1-1 ग्राम ही थे। ठीक है, तो आप लिखोगे एक्स का भार, एक्स का अणुभार, वाई का भार, वाई का अणुभार। अब उसमें क्या हुआ, भार भी दोनों का 1-1 ग्राम है, तो ये भी समान है, कट गया, ये ऊपर चला गया बेटा एम वाई। अब हमें निकालना एक्स और वाई का मोलर अनुपात। तो बेटा एम एक्स अनुपात एम वाई उल्टा करोगे तो 0.4/1 आएगा। अब इसको आप हटाओगे तो नीचे कितना जाएगा बेटा? 10 जाएगा। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं कर दिया भाई मैंने? 0.4, 2 विलियन ए और बी क्रम से 1 ग्राम अवाष्पशील विलेय एक्स और वाई को 1 किलोग्राम पानी में घोलकर तैयार किए जाते हैं। ए और बी के स्थिरांक 1:0.4 पाया जाता है। तो एक्स और वाई के मोलर द्रव्यमानों का अनुपात बताओ। तो 1 और 0.4, तो हमारे पास रुको भाई रुको, चेक करने दो बेटा, कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, इसके ऑप्शन मैच नहीं हो रहे। ठीक है, 1 मिनट देना बेटा, ये इंग्लिश मीडियम वाली में एक बार चेक कर लेता हूं, कोई वैल्यू तो गलत नहीं है। दो 2025, ओके ओके, सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, इस क्वेश्चन में भैया ने बनाते हुए गड़बड़ कर दी है। ये जो 0.4 है ना, ये 0.4 नहीं है बेटा। ठीक है, इसको आप, क्योंकि जब ये आईआईटी में क्वेश्चन आया था तो खाली 1:4 आया था। क्या आया था बेटा? 1:4। ठीक है, तो जहां पर हमारे पास 0.4 है वहां पर आप 4 रख देना। तो यहां पर ये क्या हो गया बेटा? 1/4। ठीक है, यहां पर क्या हो गया बेटा? ये ठीक है, 1/4, 1/4 हो गया भाई।
तो हमारे पास मान आया होगा इसका 4/1। क्या बेटा? 4:1। ठीक है। अब 4:1 कहां दे रखा है? अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो वैसे 4:1 है। अगर यहां से देखोगे तो 1:4 है तो हट गया। आप इसको हल करके देखो, इसको सरल अनुपात में बना के देखो तो नीचे रखोगे 100। ठीक है। 25 ही कम 25, 25 चौका कितने होंगे बेटा? 100। ये 4 इधर चला जाएगा। तो जो बी विकल्प था ना, ये एक्चुअली में 1 अनुपात जो 0.25 है, इसका मतलब ही है 4:1 ही है। तो जब ये क्वेश्चन आया था तो ये क्वेश्चन वैसे सरल था। आप सोचोगे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सरल था। ठीक है, इसको 1:4 करना था, लेकिन जो खेला खेलना था वो बेटा इसके चारों विकल्पों में से चेक करना था। तो जो करेक्ट आंसर आएगा भाई वो 4:1 आएगा। ठीक है, क्योंकि 0.25 को जब आप हल करोगे तो 4:1 के हिसाब से बैठ रहा है। तो मुझे बताइए भाई फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को क्लियर हो गया? मिस प्रिंट हो गया ये थोड़ा सा क्वेश्चन। ये 1:4 था और ये क्वेश्चन जब आया था ना, ये क्वेश्चन आया था 2022 में। इसकी डेट सही है 22, इसकी ना डेट सही थी, ये ईयर इसका अलग है। बस मैं वही बोल रहा हूं ना, पहले क्वेश्चन ये जो एनटीए था 4 बार पेपर लेता था बेटा, तो यहां पर ये क्वेश्चन आया था 2022 में, शिफ्ट 2 में। ओके डन, इतना करना था आपको हल। तो इसका आंसर बी हो जाएगा भाइयों। ठीक है, 37.06% बच्चों का आंसर करेक्ट है। अब देखो भाई अगला एक क्वेश्चन और है, और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जल्दबाजी ना करें क्वेश्चन करने में ना, क्वेश्चन करने में जल्दबाजी ना करें। मैं सिखाऊंगा आपको, फिर उसके बाद आपको करना है और आपको नोट करना है। यहां पर क्या कहा गया भाई? पानी में ग्लूकोज को 1.5 मोलल विलियन के लिए क्वथनांक में उन्नयन, क्या बोला है बेटा? क्वथनांक में उन्नयन 4 केल्विन का है। तो यहां पर जो उन्नयन दे रखा है डेल्टा टीबी, इसका वैल्यू कितना दे दिया बेटा? डेल्टा टीबी का मान दे दिया 4 केल्विन। कोई दिक्कत नहीं। और मोललता कितनी दे रखी है बेटा ग्लूकोज की? 1.5। ठीक है, फिर उसी पानी में ग्लूकोज के 4.5 मोलल विलियन के लिए हिमांक में निकाला गया, यानी 2 अलग अलग विलियन थे। एक विलियन तो ये था जब डेल्टा टीबी इतना था, तब मोललता कितनी थी बेटा हमारे पास? तब मोललता थी हमारे पास 1.5। ठीक है, फिर उसके बाद एक दूसरा विलियन बनाया गया, उसके लिए दे रखा हिमांक में अवनमन, ना कि बेटा वो। तो उन्होंने कहा कि उस पानी में ग्लूकोज के 4 मोलल विलियन के लिए हिमांक में अवनमन 4 केल्विन का है। तो डेल्टा टीएफ का मान कितना आ गया बेटा? 4 केल्विन। मोलल उन्नयन स्थिरांकों और मोलल अवनमन स्थिरांकों का अनुपात क्या होगा? Kb/Kf का मान आपको ज्ञात करना है। इंटीजर टाइप का एक क्वेश्चन आया था। क्या आया था बेटा? इंटीजर टाइप का क्वेश्चन। अब देखो भाई, यहां पर जो मोललता दे रखी है बेटा, वो दे रखी है 4.5 मोलल। तो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा टीबी बराबर होगा केबी गुणा मोललता। ठीक है, और यहां पर फॉर्मूला होगा बेटा डेल्टा टीएफ बराबर केएफ गुणा मोललता, पर इसकी मोललता अलग है। अब आपको Kb/Kf निकालना है, तो आप एक काम करना भाइयों, यहां पर एक समीकरण मान लेना, यहां पर सेकंड समीकरण मान लेना, दोनों समीकरण को हल करना है। 29 जून 2022 शिफ्ट 2 में आया था ये। ठीक है, चलिए अब मुझे इस करेक्ट आंसर को बताओ। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन होगा, पोल चालू हो गया। ठीक है, कमेंट भी चालू हो गया, आप लिख सकते हो। करिए बेटा। हमसे क्वेश्चन में बेटा mx/my पूछा था, इसीलिए हमने उसको उल्टा कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया था। ठीक है, आंसर कितना होगा बेटा इसका? 3:1, यानी जिसके बटे में 1 होता है उसको रखो ना रखो, ये पूर्णांक आंसर है भाई। तो यहां पर जब आप भरोगे 3:1 मत भरना, जो ऊपर वाला मान है वो भर देना। ठीक है, अनुपात का मतलब यही होता है, कोई भी संख्या उसके बटे में 1 तो होता ही है खैर, और अगर किसी के बटे में 1 है तो आप केवल ऊपर वाली संख्या को यहां पर मेंशन कर सकते हो। ठीक है बेटा कोमल, सुन रहा हूं सबकी। भाई देखो मॉड्यूल लेना जरूरी है या नहीं, देखो डिपेंड करता है आपकी स्थिति पर, आपकी प्रिपरेशन को देखने के तरीके पर। मेरा काम तो यह है कि देखो भाई मॉड्यूल से मैं आपको होमवर्क देता हूं। ठीक है, और मॉड्यूल से जब आप क्वेश्चन लगाते हो, एक तो वैरायटी हो जाती है क्वेश्चनों की अलग अलग प्रकार की, जेई मेंस के अलग हो जाते हैं, कॉम्प्रीहेंशन, मैच द फॉलोइंग, कथन और कारण वाले, है ना, तो उससे फायदा तो रहता है। और किताब वैसे भी लेनी ही है,
अब इन दोनों को जब आप भाग करोगे तो हमारे पास क्या आया बेटा, डेल्टा टीबी बटे डेल्टा डेल्टा टीबी बटे डेल्टा टीएफ बराबर केबी बटे केएफ। और यहां पर मोललता दे रखी थी बेटा, क्या यहां पर मोललता दे रखी थी हमें कितनी भाई, 1.5 और यहां पर दे रखी थी 4.5। अब जब आप हल करोगे तो दोनों का मान 4 आ गया, तो 4/4 बराबर केबी बटे केएफ। अब ये कट जाएगा, 1 से कट जाएगा 3 से, तो ये हो गया बेटा 1/3। ये 4 से 4 कट गया, ब्रज गुणा करोगे तो केबी बटे केएफ जो होगा वो आएगा 3:1, यानी इसको हम लिखेंगे 3। इसको क्या लिखेंगे बेटा हम लोग, 3 लिखेंगे। ठीक है, इसको हमने क्या लिखा, 3 लिखा भाई। तो 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। इंटीजर टाइप में पूछा था, 85.12% बच्चों का आंसर करेक्ट है। इसका मतलब इस बार ये क्वेश्चन सबको समझ में आया और क्लियर भी हुआ है। बहुत बढ़िया भाई। अब देखो बेटा आगे नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन और है, और ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन कराने के बाद फिर मैं अगले पॉइंट पर पहुंचूंगा। ठीक है, और वो पॉइंट क्या है जरा समझिएगा। 83 ग्राम इथाइल अल्कोहल। ठीक है, पहले मैं चेक कर लू भाई 83 ग्राम इथाइल कितना था, क्योंकि मुझे लग रहा है भैया ने कहीं ना कहीं गड़बड़ तो करी है छापने में। ठीक है, 83 ही था, चलो ठीक है। तो 83 ग्राम इथाइल ग्लाइकोहल है। इथाइल ग्लाइकोल को 625 ग्राम पानी में घोला गया है। इस विलयन का हिमांक क्या होगा। केएफ का मान दे रखा है। ठीक है, केएफ का मान दे रखा है, पानी का हिमांक दे रखा है बेटा, और परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान सी और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दे रखा है। एथिल ग्लाइकोल क्या होता है बेटा, इथाइल ग्लाइकोल। इसका फॉर्मूला याद रखना, इथाइल ग्लाइकोल होता है हमारे पास CH2OH, क्योंकि आपको अणुभार ज्ञात करने में काम आएगा। इथाइल ग्लाइकोल का सूत्र ये होता है। मान लो अगर आपको नहीं पता तो आप इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है बेटा, विलयन का हिमांक क्या होगा, विलयन का हिमांक। अब आप लोग इसके लिए क्या करोगे बेटा, आप लोग डेल्टा टीएफ ये रखोगे भाई। ठीक है, डेल्टा टीएफ रखा आपने, केएफ इंटू में मोललता। ठीक है, यहां से आप निकालोगे डेल्टा टीएफ। अब पानी का जो हिमांक है वो जो 273 है। आप लोग क्या करोगे, केल्विन में आंसर दोगे, तो जो भी मान आएगा, तो जो विलियन का होता है ना बेटा हिमांक, विलियन का ये होगा टीएफ नोट, यानी जो ओरिजिनल है, माइनस के डेल्टा टीएफ। यानी एक तरीके से डेल्टा टीएफ का मान जो भी आएगा वो आप यहां पर रखोगे। अब ये पानी का हिमांक इन्होंने दे रखा है 273, तो 273 में से घटाओगे, फिर जो मान आएगा उसका इंटीजर टाइप का क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, समझा मैंने दिया, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता बेटा, समझाने के बाद तो होना चाहिए। ठीक है, 2021 26 अगस्त उस टाइम पर भी 4 पेपर होते थे बेटा। करो फटाफट। अब आप कहोगे सर जी अगस्त में कैसी होगी शिफ्ट, अरे ऐसी हो जाती है भाई, करिए सॉल्व फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। इस बार जैसे ना जैसे जैसे इस बार के लक्ष्य बैच का रिजल्ट आया ना हिंदी मीडियम से, तब से इतना और ज्यादा मन करने लगा है मेरा कि इस वाले लक्ष्य बैच में और ज्यादा कंटेंट, और ज्यादा क्वेश्चन, और ज्यादा डीप डिटेलिंग स्टडी कराई जाए। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप लोगों से रिजल्ट निकालना है दोस्तों, तो भाई सब लोग तैयार रहिएगा। तो यहां पर डेल्ट केएफ का मान कितना दे रखा है बेटा, केएफ का मान हमें दे रखा है, केएफ का मान कितना दे रखा है बेटा 1.86। मोललता को लिखेंगे भार बटे अनुभार, किसका बेटा, विले का। विले को अंग्रेजी में वैसे सोल्यूट कहते हैं, और 1 भार किसका बेटा, विलायक का, किलोग्राम में, राइट। तो यहां पर 1.86 गुणा भार कितना दे रखा है बेटा 83। अणुभार कितना होता है बेटा, अगर यहां से निकालेंगे हम लोग, 2 कार्बन हो गए 24 प्लस 2 कार्बन हो गए 24, और 6 हाइड्रोजन हो गए, और प्लस 2 ऑक्सीजन हो गए, तो 2 ऑक्सीजन हमारे पास हो जाएगा 32। तो ये हो गया 30, 62 हो गया बेटा। इसका कितना आ गया 62,
है ना, इतना ही होगा भाई। 2 कार्बन 24, 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो हमारे पास 62 हो गया भाई। तो यहां पर रख दिया आप लोगों ने 62। अब यहां पर आप जब भार रखोगे विलायक का तो 625 ग्राम पानी है। अब यहां पर इसको किलोग्राम में चेंज करोगे तो ऊपर 1000 से गुणा करना पड़ेगा। अब 1000 से गुणा करोगे दोस्तों तो आपको फिर काट पीट आनी चाहिए। अगर मैं 125 का पहाड़ा चलाऊं तो 125 पंजे 625 होते हैं और 125 अठे हमारे पास 1000 होते हैं। फिर देखो भाई यहां पर 4 और यहां पर 31 ऐसे कर सकते हैं भाई। अब इसको आप हल कर लो भाई, है ना, इतना तो आपको हल करना पड़ेगा, नहीं तो एक ही क्वेश्चन में बहुत समय लग जाएगा। देखिए 1.86 गुणा 83 गुणा 4 भाग 31 भाग 5, तो ये मान आ गया बेटा हमारे पास 3.98। अब आपको पता है कि राउंड ऑफ करेंगे तो मतलब वही वाली बात है, निकटतम पूर्णांक वाला, तो ये 4 आ गया। अब आप सोचो जो शुद्ध जल था उसका हिमांक कितना था बेटा, 273, उसमें से जब 4 घटाओगे तो 269 केल्विन आएगा बेटा। कितना आएगा, 269 केल्विन। तो 269 केल्विन कितना हो जाएगा भाई, 269। अब देखता हूं कितने बच्चों का करेक्ट आंसर आया। केवल 13.61% बच्चों का आंसर करेक्ट आया बेटा, जिसमें फरहान, विशाल, लवलेश और बाबा टिल्लू, अमित मौर्य, नितेश, हरामी, कैसे कैसे नाम रखते हो भाई, अजमेरा, ठीक है, मोहनलाल, प्रिंस, अमन, बहुत बढ़िया। तो भाई बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में, क्या आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया? ममता, माया, शिवा, बहुत बढ़िया, लोकेश। तो यहां पर डेल्टा टीएफ जो आपने निकाला, उस डेल्टा टीएफ को आप इस 273 में से माइनस करोगे, तब विलियन का हिमांक पूछा है। हिमांक पूछा है, हिमांक में अवनमन नहीं पूछा। हिमांक में अवनमन का मतलब होता है डेल्टा टीएफ और हिमांक का मतलब होता है कि विलियन का क्या भाई हिमांक है। समझ में आई बात? ये बात डन। अब एक और क्वेश्चन रह गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने, पता क्या है, ऐसा नहीं कि आप लोगों को आता नहीं था, बहुत सारे बच्चों ने यह आंसर निकाल दिया और उन्होंने आंसर वहां पे 4 भर दिया। वहां पर आंसर क्या भर दिया, 4 भर दिया। तो उनको लगा कि भाई इतना पूछा है। ध्यान से देखो, इस बार इस विलियन का हिमांक पूछा है, क्या होगा। यही चीज पता क्या करता है आईआईटी, और हम लोग भी बच्चों को बार बार बोलते हैं कि भाई जब क्वेश्चन आप लोग को आता होगा, फॉर्मूला भी पता होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार पूछ लेना कि वो पूछ क्या रहा है। जल्दबाजी में यही गलती होती है कि भाई मुश्किल से 13% बच्चे करेक्ट कर पाए, और मैं जानता हूं कि इसमें और 50 से 60% बच्चे ऐसे थे जो यहां तक पहुंचे, ठीक है, जो यहां तक पहुंचे, बट वो क्या हुआ, उन्होंने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। सुक्रोज के 1 किलोग्राम 0.75 मोलल जलीय विलयन को जमने से पहले -4 डिग्री तक ठंडा किया गया। ठीक है, जमने से पहले, यानी एक तरीके से वो जमा कब, -4 डिग्री सेल्सियस पर। बर्फ की वह मात्रा क्या होगी जो अलग हो जाएगी। ठीक है, ये केएफ दे रखा था, खैर के भी दे रखा है तो गलत है, चेक करना पड़ेगा मुझे। इसको भी मैं हटा देता हूं बेटा क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि इसके लिए केएफ होता। तो भाई अब देखो, लेकिन ये वाला विलयन का हिमांक स्थिरांक ये हो चुका है शायद, इसके जैसा क्वेश्चन ना हो गया है ना, कई बार रिपीट भी होते हैं ना क्वेश्चन बेटा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे। देखो 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी में 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी में 100 ग्राम पानी में 2.5 ग्राम अवाष्पशील और अन्य अपघट्य विलय घोला जाता है। यह विलयन 2 डिग्री सेल्सियस का क्वथनांक उन्नयन दर्शाता है। तो ये जो मान दे रखा है ना बेटा 2 डिग्री सेल्सियस, ये हमें दे रखा है डेल्टा टीबी का मान 2, ठीक है, डिग्री सेल्सियस दर्शाता है। यह मानते हुए कि विलायक की सांद्रता की तुलना में विलय की सांद्रता नगण्य है, परिणामी जलीय विलयन का वाष्प दाब आपको बताना है क्या होगा।
परिणामी विलयन का वाष्प दाब क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। और पानी के लिए क्वथनांक, इसमें ऐसा होगा परिणामी जलीय विलयन का वाष्प दाब बताना है MmOHg, ठीक है। ओके डन। अब देखो बेटा, पहले मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को करना कैसे, डरना मत, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ दे रखी है। और ये भी ध्यान रखना, जब पानी उबलता है, सुनना मेरी बात, साधारण अवस्था में जब पानी उबलता है ना, तो पानी का जो वाष्प दाब है वो बाह्य दाब यानी एक वायुमंडल के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो जो शुद्ध जल का वाष्प दाब लोगे आप, वो लोगे 760 mmOHg। पानी का मोलर द्रव्यमान भी दे रखा है। अब आपको मैं एक तरीका बताता हूं इस क्वेश्चन को करने का, पहले हिंट दूंगा फिर उसके बाद आप लोग करेंगे, ठीक है। तो आप लोग पहले हिंट देखो क्या है ये। इन्होंने कहा है 100 ग्राम पानी में 2.5 ग्राम, यानी यहां से मोललता निकल जाएगी, और डेल्टा TF KF KB इसका मान दे ही रखा होगा, कहां गया वो, KB का मान दे ही रखा है, ठीक है। यहां से निकल जाएगा डेल्टा TB। अब यहां पर एक तो ये तरीका है, डेल्टा TB से आप ये निकाल लो, डेटा दे रखा है फालतू का। या एक तरीका और भी है, आप कहोगे सर वो क्या है। आप लोग ये जानते होंगे कि P0A माइनस के PS, है ना, क्योंकि यहां पर बेटा पता क्या है, यहां पर कहीं पर भी अणुभार नहीं दे रखा विलेय का, जो नॉन अवाष्पशील विलेय है उसका अणुभार नहीं दे रखा। तो P0 माइनस के PS अपॉन P0A बराबर, ठीक है। तो हमें क्या क्या निकालना है बेटा, PS निकालना है, या तो ये तरीका होगा, क्लियर है। या मैंने एक तरीका ये भी बताया हुआ था आप लोगों को कि भाई P0A की भार अणुभार ज्ञात करने के लिए आप PS से भाग करोगे तो B के मोल बटे A के मोल ऐसे कर लोगे। आप कहोगे सर ठीक है। अब देखो 760 क्या करा आपने, 760 mmOHg रखा, क्यों, शुद्ध जल जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर जब उबलता है तो उसका वाष्प दाब बाह्य दाब के बराबर होता है। बाह्य दाब कितना होता है, एक वायुमंडल, तो एक वायुमंडल किसके बराबर हो गया, 760 mmOHg। तो यहां पर आपने 760 रखा, माइनस के PS और यहां पर PS बराबर, B के मोल में आप B का भार और B का अणुभार लिखोगे, A का भार और A का अणुभार रखोगे, ठीक है। ये मैं पहले समझा रहा हूं, क्वेश्चन को बड़ा मत देखना, बस क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है। अब इसमें क्या है बेटा, पानी का भार दे रखा है, पानी का अणुभार दे रखा है, ये हम जानते हैं, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, पर ये नहीं पता कि जो हमारे पास वो विलेय है उसका अणुभार क्या होगा। क्योंकि अगर वो अणुभार निकल के हम लोग इस वाले फॉर्मूले में रख लें तो फिर तो PS निकालना हमारे लिए आसान है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कैसे निकालेंगे, डेल्टा TB बराबर होता है KB गुणा मोललता, इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। कैसे भाई, कि डेल्टा TB बराबर KB, इसको लिखोगे आप भार बटे अणुभार। अब ये जो अणुभार होगा ये किसका होगा, B का। B क्यों, क्योंकि B को मैं विलेय मान रहा हूं, ओके जी। और यहां पर विलायक जो कि A है उसका क्या आ जाएगा भाई, भार होगा किलोग्राम में, ठीक है, डरना नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे बेटा, डेल्टा TB का मान दे रखा है उन्होंने कितना, 2, ठीक है। उसके बाद KB का मान दे रखा है, भार दे रखा है, और विलायक का भार यानी जल का भार दे रखा है 100 ग्राम, उसको किलोग्राम में चेंज कर लेना, MB निकाल लेना। वो MB निकालने के बाद जब यहां पर रखोगे, हल करोगे तो PS का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन देखने पे डर लग रहा था कि भाई बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, वो कैसे होगा, तो ध्यान रखना 25 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम पानी में 2.5 ग्राम एक अवाष्पशील और अनअपघट्य विलेय घोला जाता है। यह विलयन 2 डिग्री सेल्सियस का क्वथनांक उन्नयन दर्शाता है। यह मानते हुए कि विलायक की सांद्रता की तुलना में विलेय की ये सब बकवास है, ठीक है। वापस आते हैं, पानी के लिए क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक KB का मान, एक वायुमंडल 760, पानी का मोलर द्रव्यमान इतना। तो हमें एक्चुअल में निकालना क्या है, हमें निकालना है परिणामी जलीय विलयन, परिणामी मतलब विलयन का PS निकालना है ना।
तो हमें निकालना है बेटा परिणामी जलीय विलयन का वाष्प दाब mmOHg में ज्ञात कीजिए, यानी विलयन का वाष्प दाब ज्ञात करना है। अब ये क्वेश्चन 4 अप्रैल 2024 में आया था। अब जब 24 की बात करूं तो इस टाइम पर जो पेपर था बेटा एनटीओ 2 शिफ्टों में लिया करता था, एक जनवरी वाली और एक बेटा आपकी अप्रैल वाली शिफ्ट। तो भाई अब चालू हो जाइए इस क्वेश्चन को करने में, समय पूरा दूंगा, ठीक है, समझा मैंने दिया करना क्या है, ठीक है, समझा मैंने दिया करना क्या है, समय भी 30 सेकंड एक्स्ट्रा दूंगा। और बताओ, ठीक है, पोल हो गया चालू, पोल हो गया चालू, सॉल्व करके बताइए क्या होगा बेटा, पोल करके बता दो, मतलब बता दो बस क्या आएगा आंसर। कैसे बात कह रहे हो, समझ नहीं आया अंश, ट्राई करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि डेल्टा पी समानुपाती है तो फिर ऐसे थोड़े ना, कोई कांस्टेंट भी तो होना चाहिए बेटा। 242, किस बच्चे का 243 आ रहा है? हाँ, इंटीजर देना था क्या? सॉरी बेटा, इंटीजर है ना, इंटीजर टाइप का है। तो 60 सेकंड हो गए थे तो मैंने अब इंटीजर दे दिया, इंटीजर का मान रख दिया भाई। ठीक है, हल करना है यहां पर, मुझे नहीं पता भाई, इसका मान अणुभार अलग आएगा बेटा, वो अणुभार यहां रखोगे तो पीएस पूछा है, पीएस का मान देखो, डेल्टा टी भी 2 केल्विन, 2 केल्विन, केबी का मान कितना दे रखा है हमें 0.52, भार दे रखा था 2.5 ग्राम, अणुभार मान लो हमें बी का ज्ञात करना है, विलायक का भार दे रखा है 100 ग्राम, ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। अब इससे क्या होगा दोस्तों, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इस जीरो से पॉइंट कट गया, अणुभार जो निकल के आएगा इसका बी का वो आएगा 0.52 गुणा 25, ठीक है, 0.52 गुणा 25 बटे 2, अब 2 ही कम 2, 0.26 हो गया। अब आप जब इसका मल्टीप्लाई करोगे 25 को, छह पॉइंट पांच आ रहा है भाई मेरा, 6.5 है उसका अणुभार जो दे रखा है। यहां पर मान रखोगे 760 माइनस के पीएस अपॉन में पीएस बराबर, भार दे रखा था बेटा उसका कितना 2.5 ग्राम, ठीक है, अणुभार हो जाएगा 6.5, जल का भार दे रखा था 100, अणुभार हो जाएगा 18, इस पॉइंट से पॉइंट गया भाई, ठीक है। तो आप जब हल करोगे तो भाइयों एक काम कर लेते हैं अब, ठीक है, 25, 1 और 3 ऐसे कट गया, और यहां पर 50 और 9 ऐसे आ गया, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा 760 माइनस के पीएस अपॉन के पीएस बराबर, तो 5 13 गुणा 50 और गुणा 3 ऐसे हो जाएगा। अब ब्रज गुणा करोगे बेटा तो 13 पंजे कितना हो गया भाई 650, 13 पंजे 65 होता है, 650 हो जाएगा ये। रुको आसान हो जाएगा ये, 5 ही कम 5, अरे रुको, 5 ही कम 5, 5 10 इतना आ गया, और आसान हो गया, ठीक है। चलिए, तो हम जब 10 की गुणा करेंगे ऐसे 130 की गुणा करेंगे इसके साथ, 760 गुणा
130, तो हमारे पास आया बेटा 98,800, ठीक है, माइनस के 130 PS बराबर इसके गुणा करोगे 3 PS, ठीक है। अब जब इधर लेके आओगे तो 133 PS हो जाएगा ये। तो हमारे पास यहां से मान निकल के आया कि 98,800 और PS ये इधर जाएगा, भाग जाएगा 133, तो हमारे पास भाग कर देते हैं 133 से, तो हमारे पास जो PS का मान आया बेटा 742.85 आया। क्या आया बेटा? 742.85। अब आप लोग ये देखिए, जो 8 संख्या है वो क्या है? 5 से बड़ी हुई। 8 संख्या क्या है बेटा? क्या मिसप्रिंट हो गया बेटा? मिसप्रिंट क्या हो गया बताओ? मिसप्रिंट कहां हो गया? मैं चेक करता हूं भाई। सौ ग्राम पानी कहां गया भाई? एक 139 होगा। अच्छा 139 देख लेता हूं रुक जाओ। 139 कैसे भाई? ये 13 है ना, यहां पे ये 13 है ना बेटा, 5 के पाड़े में। तो 13 की 10 से मल्टीप्लाई करो तो 130, मल्टीप्लाई करोगे 130, और इधर कितना था भाई? 5 थी या 15 नहीं है बेटा। ये देखो 5 कट गया ना यहां से 10, तो यहां पे 3 ही बचा। ब्रज गुणा करोगे तो 3 PS आएगा। 130 उधर जाएगा तो 133 होगा। 133 को भाग करोगे ना यार, किसको लूं बेटा केल्विन में? अरे अच्छा अच्छा अच्छा, डेल्टा टीवी। इसको 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 ठीक है ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, 742 में जो 8 मान है ना, 8 मान, मेरी बात सुनना, मैं मारूंगा अभी थप्पड़ तेरे को खींच के। 8 जो है वो 5 से बड़ा है, इसको हटाओगे तो 743 आएगा। तो PS का मान आएगा 743, ठीक है, MM ऑफ HG। कंफ्यूज कर रहे थे अपने आप, 743 ही आएगा, 743, ठीक है। कोई बात नहीं, एक बच्चे का भी आंसर आया है, मेरे लिए बिल्कुल करेक्ट है कि इसने करा तो सही है। 1 मिनट 20 सेकंड का समय लिया है, लेकिन बहुत बढ़िया बेटा। अब मैं बताता हूं आप लोगों ने गलती क्या करी होगी। मैं समझ गया आप लोगों ने क्या गलती करी होगी। आप लोगों ने यह सोचा कि यह हमें विलियन का क्वथनांक दे रखा है। आप पहले बताओ, विलियन का क्वथनांक 2 डिग्री हो सकता है क्या? जो जल हो, जल 2 डिग्री पे उबल सकता है क्या? 2 डिग्री का उन्नयन है, मतलब 2 डिग्रियों का बढ़ोतरी हुई। उसने क्या बोला? इन्होंने क्वथनांक नहीं बोला, 2 डिग्री का क्वथनांक उन्नयन है। यह शब्द अलग है बेटा। क्वथनांक उन्नयन मतलब जो गधा होता है ना, गधा, वो भी एक बार ढेचू ढेचू करके समझ सकता है। फिर इन्होंने अंग्रेजी में लिखा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। फिर उसके बाद तो मैंने एक बात समझाई थी आप लोगों को लास्ट वाली क्लास में। आप लोगों को लग रहा होगा सर जी ये वाला तो डिग्री सेल्सियस में है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना था। तो बेटा कसम से ना, तुम मेरे सामने हो नहीं। अगर मेरे पास कोई शक्ति होती ना बेटा, तो मैं कैमरे के अंदर घुस के तेरा मुंडा पकड़ यहां खींच रहा था। आपको याद होगा जब मैंने आपको ये पढ़ाया था, ठीक है, जब मैंने आप लोगों को ये डेल्टा TF और डेल्टा TB के बारे में बताया था, तो मैंने बोला था, आपको याद होगा कि भाई ये अंतर है तापमान का, ये तापमान का अंतर है। इसको चाहे डिग्री सेल्सियस में लो या केल्विन में लो, अंतर हमेशा बराबर रहता है।
अब आप कहोगे सर जी कैसे, मैंने कहा देखो, अगर मान लो किसी चीज का टेम्परेचर 0 डिग्री है और आपने 2 डिग्री बढ़ा दिया, तो 2 और 0 का अंतर कितना आया, 2। यानी डिग्री को डिग्री से माइनस करोगे तो अंतर कितने का आया, 2 का। अब इसको केल्विन में कन्वर्ट करके फिर अंतर निकालते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हुआ, 273। ओके, 2 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 275। अब 275 केल्विन में से 273 केल्विन घटाओगे तो अंतर अभी भी 2 केल्विन का होगा। अंतर में चाहे डिग्री सेल्सियस में दे रखा हो या केल्विन में दे रखा हो, क्या फर्क पड़ता है यार। तुम जाओगे आईआईटी, हद हो रखी है बात की, गधे कहीं के। मैं कहता कहता थक गया यार, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना नहीं है, इसको क्वथनांक मान के चल रहे हैं, या 2 डिग्री के अंदर 273 कह रहे हैं, गलत 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 सर जी, 273 नहीं जोड़ा आपने इसमें, पागल कहीं के। 273 क्यों जोड़ेंगे बेटा हम इसमें, क्यों भी स्प्रिंट करेंगे हम। 3 की जगह 9 कहां है, 3 की जगह 9 कहां है बेटा। अच्छा अच्छा, समझ गया। आप कह रहे हो कि ये 9 ऊपर लेके जाओ, 5 गुणा, ओके 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 ओके, सॉरी बेटा, अब तो मुझे कान पकड़ के माफी मांगनी पड़ेगी भाई, थैंक यू सो मच यार, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो यार। अच्छा, ऐसे कहते हैं 5 गुणा 9 बट्टे, ओके ओके सर, ओके, गॉट इट गॉट इट। भाई तुम तो होशियार हो गए यार, मुझे लगा कि तुम लोग आधे 273 कर रहे हो। माफी चाहूंगा बेटा, माफी, मेरे मुंह से निकल गया है, गलती गलती गलती। देखो 5 ही कम 5 और ये दशम हो गया बेटा, ठीक है। तो जब आप इसकी गुणा करोगे तो 98800 शायद इतना आएगा, ठीक है। 130 की गुणा करके देखो आप, 130 की गुणा करो आप 760 से, 98800, ठीक है। फिर हमारे पास 130 पीएस बराबर, मैं इंटीजर टाइप का आपका एक बार वापस से दे रहा हूं बेटा, ताकि आप अपना अपना आंसर यहां पर मेंशन कर सको जो आ गया। और यहां जो पीएस होगा वो 9 पीएस होगा, यानी 139 हो गया ये। तो हमारे पास पीएस का मान आएगा 98800 बटे, ठीक है, और 139। अब देखते हैं क्या मान आएगा भाई, डिवाइड कर दिया 139, तो ये आ गया 710.79। अब आपको दाब बताना है विलियन का पीएस एमएमओ जी में। 7 कैसा मान है बेटा, 5 से बड़ा। जब कोई 5 से बड़ा मान हटाते हैं तो इस वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं। क्या करते हैं बेटा, 1 जोड़ देते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा बेटा, यहां पर जब 1 जोड़ोगे तो 711 आएगा, तो 711 आना चाहिए। अब हमारे पास 56.84% बच्चों का आंसर करेक्ट आ गया, बहुत बढ़िया भाई। अनिकेत, अजहम, मयंक, जीटेक, रिया, कुश, बहुत बढ़िया। अंश, वंश, आशीष, विश्वजीत, बहुत ठीक भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब वो अप्रोक्सीमेशन में है, किसी ने 710 रख दिया। अब देखो बेटा, यहां पर एक बात समझना, हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन करे हैं, ठीक है। ये हो गया, और ये भी करना बाकी है, इसको बाद में करेंगे। देखिए बेटा, अब हमें कुछ पढ़ना है, ठीक है, और अभी भी चलेंगे। ऐसा नहीं है कि बेटा, ऐसा नहीं है कि भाई जो हमने अभी तक क्वेश्चन करे हैं ना, वो क्वेश्चन हम लोगों से पूरा अणुसंख्या गुण समझ में आ गया हो, मतलब ये उसके ये कर लिए तो पूरा आईआईटी का चीजें खत्म हो गई हो, नहीं। अब मेरी बात सुनना, सबसे पहले अब एक और टॉपिक आएगा बेटा, क्या आएगा, एक नया टॉपिक आएगा, और उस टॉपिक को करवाने के बाद फिर मैं जो है चौथा अणुसंख्या गुण पढ़ाऊंगा, जिसको बोलते हैं परासरण दाब, ठीक है। अगर कोई बच्चा पढ़ता होगा या स्कूल जाता होगा तो उसने सुना होगा असामान्य अणुभार या वान ठाफ कारक, क्या सुना होगा, वान ठाफ कारक। अब ये जो वान ठाफ कारक है क्या है, थोड़ा डिटेल में समझेंगे।
और ये किन के लिए लगता है? सबसे पहली चीज क्या है बेटा, ध्यान रखना, नोट पॉइंट। पहला नोट पॉइंट, अरे क्या हो गया भाई? अब चलिए, ब्रश नहीं चल रहा, चलो भाई हम तो किसी और चीज से पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बेटा एक चीज, नोट पॉइंट, ठीक है, क्या क्या नोट पॉइंट पढ़े बेटा आपने? कि देखो हमने क्या करा बेटा, आदर्श विलयनों के लिए, आदर्श विलयनों के लिए राउल्ट का लागू होता है, ठीक है, आदर्श विलयनों के लिए राउल्ट का नियम लागू होता है। ये बात सभी जानते होंगे बेटा, आप कहोगे हाँ सर ये बात जानते हैं, ठीक है, सभी जानते हैं ना बेटा ये बात? आप कहोगे सर बिल्कुल जानते हैं, ओके। यार चल जा भाई, ठीक है, ये बात सभी जानते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, अनादर्श विलयनों के लिए, अनादर्श विलयनों के लिए राउल्ट का नियम लागू नहीं होता, अनादर्श विलयनों के लिए राउल्ट का नियम लागू नहीं होता। अब यहां पर एक बात समझना बेटा, अभी तक मैंने आपको ऐसा कराया कि जैसे मान लो एक तरफ तो मैंने लिख दिया बेटा आदर्श विलयन, ठीक है, एक क्या होंगे बेटा, आदर्श विलयन, और एक होंगे अनादर्श विलयन। अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल आपने हल करे हैं ना बेटा, वो सारे आदर्श विलयनों के करे हैं। और आदर्श वालों में अणुसंख्या के जो फॉर्मूले भी होते हैं ना, वो पता क्या है, पी नोट ए माइनस के पी एस अपॉन पी नोट ए बराबर बी का मोल पर भाज, डेल्टा टीबी बराबर के बी गुणा मोललता, डेल्टा टीएफ बराबर के एफ गुणा मोललता, और परासरण दाब बराबर होता है सीआरटी। ये मैं पढ़ाऊंगा, चौथे वाला भी है ना, ये मैं सोच रहा पढ़ाया नहीं, ये पढ़ाऊंगा मैं, पर ये एक साथ ही पढ़ाने से काफी फायदा होगा। और इसके ज्यादातर पीवाईक्यूज अनादर्श विलयनों के दे रखे हैं। अब आप लोग ये सोचोगे सर जी अनादर्श विलयनों का नाम तो हमने सुना है, बट क्या अनादर्श विलयनों के ऊपर, ठीक है, बट क्या अनादर्श विलयनों के ऊपर न्यूमेरिकल नहीं हल करेंगे? अब देखो बेटा, अनादर्श विलयनों के लिए इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला वैलिड नहीं है। पी नोट ए माइनस के पी एस अपॉन में पी नोट ए बराबर बी का मोल पर भाज वैलिड नहीं है। डेल्टा टीबी बराबर के बी गुणा मोललता बराबर नहीं है। डेल्टा टीएफ बराबर के एफ गुणा मोललता ये भी डज नॉट इक्वल टू बराबर है। और पाई बराबर सी आर टी ये परासरण दाब के लिए करेक्ट नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे सोचने लगे कि सर जी फिर अनादर्श विलयनों के जो न्यूमेरिकल है, क्योंकि देखो मैं आपको दिखाऊंगा, भर भर के पीवाईक्यू करवाऊंगा। अब आप सोचोगे सर जी ये कैसे होंगे? तो देखो बेटा, फिर हमारे पास क्या होता है कि आदर्श विलयनों के लिए फॉर्मूले में थोड़ा सुधार करा गया। क्योंकि देखो गणित की समीकरण कब बराबर होती है? जब उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होती है। क्या होता है बेटा? गणित की समीकरण जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगी तभी उसका पालन होगा, ये नियम है। अगर मान लो आदर्श विलयनों के लिए
ये डज नॉट इक्वल टू बराबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ होगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं हुई होगी। ठीक है, तो हमने यहां पर एक कारक बेटा जी इंट्रोड्यूस किया, मतलब एक कारक को लेके आए नहीं को, और वो क्या था बेटा, पी नोट ए माइनस के पी एस अपॉन में पी नोट ए, और बराबर बी का मोल प्रभाजी रहेगा, पर आप उस आई से गुणा कर दोगे, आई है छोटा आई, क्या है आई। अब ये क्या होता है, ये सारी बातें बताऊंगा। इस फॉर्मूले में डेल्टा टी बी था, के बी था, गुणा मोललता और आई। ओके जी, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणा मोललता, ठीक है, लेकिन आई के साथ गुणा करनी पड़ेगी। ओके जी, पाई बराबर पहले सीआरटी था, अब आई गुणा सीआरटी आएगा। अब ये जो आई है ना, इस आई के लगने से ही ये इसकी जो समस्या थी समीकरण की, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाली, वो सॉल्व हो गई। ठीक है, अब आपको होगी सर जी आई क्या है, तो भाई मैंने आई को कहा कि जो आई है ना बेटा, आई ये क्या होता है, ये होता है वांट हाफ गुणांक। क्या बोलते हैं इसको, वांट हाफ गुणांक। ये साइंटिस्ट के नाम पर है बेटा। ठीक है, अंग्रेजी में लिखूंगा तो वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर। सर इसके क्या अनुप्रयोग है, क्या फायदा है इसको पढ़ के। मैंने कहा देखो, एक तो इसको पढ़ने के बाद आपको सारे के सारे, चाहे किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल हो, हर प्रकार का न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, चाहे वो आदर्श विलयन का हो या अनादर्श विलयन का हो। साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे आपकी स्पीड बढ़े, आप लोगों को डिपेंड ना होना पड़े कि क्वेश्चन में देगा या नहीं देगा। और ऐसी चीज आपके दिमाग में मैं भर दूंगा आज, मतलब जो चीज सिखाऊंगा कि वो कहीं फेल नहीं हो सकती। पहला क्या है भाई, ध्यान रखना, अगर हम कोई भी समीकरण से लेके चलें, ठीक है, हमारे पास पहले आता है आदर्श विलयन। आदर्श विलयनों के लिए, आदर्श विलयनों के लिए जो हमारे पास वांट हाफ कारक होता है ना, आई का मान हमेशा एक होगा, आई का मान बेटा एक के बराबर होगा। आप कहोगे सर जी कैसे, मैंने कहा देखो यार, अगर कोई भी फॉर्मूला ले ले हम लोग, ठीक है, पी एस माइनस के पी एस अब पी नोट ए, तो आई का मान अगर एक रखोगे और ये उसके बराबर हो जाएगा, और ये बराबर कब हो सकता है, जब आदर्श विलयन हो। तो यहां पर ध्यान रखना बेटा कि आदर्श विलयनों के लिए आई का मान एक हो सकता है, या तो आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे कह सकते हो, यदि आई एक के बराबर है, या फिर उसको ऐसे घुमा के लिखो, यदि आई का मान एक है, तो ध्यान रखना आई का मान एक है, तो वह विलयन आदर्श ही होगा, आदर्श ही होगा। अब आपको मैं पहचान दे देता हूं कि आप लोग न्यूमेरिकल में कैसे पहचान करोगे। पहचान करने का तरीका, इनकी पता है क्या खास बात होगी बेटा, ठीक है, इनकी क्या खास बात होगी आदर्श विलयनों की, ये ऐसे यौगिकों के विलयन होंगे बेटा जो पानी में जाने के बाद घुलेंगे नहीं, ठीक है, टूटेंगे नहीं, मतलब घुल तो जाएंगे, आयनों में नहीं टूटेंगे और ना ही संगुणित होंगे। अब आप कहोगे सर कौन कौन से हैं, देखिए बेटा, अगर कभी भी ग्लूकोज या सुक्रोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते हो ना भाई, C6H12O6, सुक्रोज जिसका फॉर्मूला है C12H22O11, और या फिर कभी लिखा हुआ है यूरिया, ठीक है, यूरिया जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ये हुआ बेटा हमारे पास NH2CONH2, ये हमारे पास हुआ, ठीक है, या फिर न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है विद्युत अनअपघट्य
तो बेटा न्यूमेरिकल में इन शब्दों को पहचानते हुए ही दिमाग में सेट रख लेना कि ये पानी में घोले जाएंगे तो ये आयनों में नहीं टूटेंगे, और इनके लिए पक्का आई का मान 1 होगा। आई का मान क्या होगा? 1 होगा। समझ में आई बात? तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे बेटा, आज मैं पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है? तो न्यूमेरिकल तो मैंने आप लोगों को कल की प्रैक्टिस करवाई, अब आगे के न्यूमेरिकल करने के लिए कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, इस स्लाइड पर लिखी हुई बात आप लोगों ने नोट कर ली या नहीं? यस और नो? ओके बेटा, क्या आप लोगों ने इस स्लाइड पर लिखी हुई बात नोट कर ली? थैंक यू बेटा, थैंक यू। हो गई? बहुत बढ़िया। फिर इस वाले पर नोट करो बेटा, ये भी नोट करो बेटा, नोटेड। नोट करो बेटा फटाफट इसको। यदि आई का मान यदि आई का मान 1 होगा तो वह विलयन आदर्श होगा, यह बात ध्यान रखिएगा। और ये 4-5 चीजें देखने को मिलेगी आपको, सुक्रोज, ग्लूकोज, यूरिया या विद्युत अलमगट्टे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। कोई बात नहीं है बेटा। चलिए अब देखिए बेटा आगे कहानी क्या है। यह बात ध्यान रखना बेटा, आदर्श विलयन की खास बात होती है, ठीक है? आदर्श विलयन की खास बात क्या होती है बेटा? जब, अरे यार, हाँ भाई, जब कोई विलेय, ठीक है, विलायक, विलायक यानी जल में आयनित होता हो, आयनित होता हो या संयुग्मित, मतलब जुड़ता हो, संयुग्मित होता हो, तो ऐसे विलयन अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ऐसे विलयनों के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है वान हाफ गुणांक का निकालना, कि वान हाफ गुणांक को कैसे निकालें, सबसे बड़ा कारण हो जाता है। तो भाई पहले तो हम समझेंगे वान हाफ गुणांक क्या है, ठीक है? वान हाफ गुणांक क्या है बेटा? वान हाफ गुणांक का मतलब होता है, ठीक है, ऑब्जर्व्ड यानी एक्सपेरिमेंटल अणुसंख्या गुण, या इसको लिख सकते हैं हम प्रयोगात्मक, प्रयोगात्मक अणुसंख्या गुण बटे गणनात्मक यानी कैलकुलेटिव, गणनात्मक अणुसंख्या। अभी मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा। अर्थात अणुसंख्या गुण जो है वो विलेय के मोलों की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय के मोलों की कणों की संख्या पर, है ना? तो चाहे तो मोल मान लो या कणों की संख्या मान लो, अनुपात समान ही होगा। तो आप यहां पर लिखोगे बेटा मोल एक्सपेरिमेंटल बटे मोल कैलकुलेटेड, ठीक है? अच्छा, अगर मोल की बात करें तो मोल का फॉर्मूला होता है एन बटे, सॉरी, कणों की संख्या बटे एन ए, और कणों की संख्या बटे एन ए। तो समझना, एन ए से एन ए कट जाएगा, तो इसी मोल को आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, एक्सपेरिमेंटल कणों की संख्या और कैलकुलेटेड कणों की संख्या। छोटे एन का मतलब होता है मोल, बड़े एन का मतलब होता है कणों की संख्या।
और मोल का एक फॉर्मूला और होता है बेटा, भार बटे अणुभार। देखिए, अगर हम कोई भी ऐसा चीज लेते हैं जो 10 ग्राम की है और हमने उसको पानी में घोला, तो हो सकता है वो छोटे छोटे आयनों में टूट जाए, उसके कणों की संख्या में परिवर्तन आ जाए, उसके कणों की संख्या के मोलों में परिवर्तन आ जाए। पर ध्यान रखिएगा, 10 ग्राम चीज को जब आप घोलेंगे तो जो ओवरऑल द्रव्यमान रहेगा घुलने के पश्चात वो 10 ही ग्राम रहेगा। तो भार जो है वो अपरिवर्तित रहता है। इसी फॉर्मूले को अगर मैं ऐसे लिख दूं, भार बटे अणुभार और एक्सपेरिमेंटल नीचे और भार बटे अणुभार कैलकुलेटेड ऐसे करके बेटा, तो भार जो है वो अपरिवर्तित रहेगा तो कट जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास फॉर्मूला होगा अणुभार कैलकुलेटेड अणुभार एक्सपेरिमेंटल। और मुझे पता है अभी भी बहुत सारे बच्चों को इस फॉर्मूले से भी कुछ ज्यादा समझ नहीं आया कि आई को कैसे निकालना है। ठीक है, ये तो मैंने वो बात बताई जो फॉर्मूले एनसीईआरटी में दे रखे हैं। अब मैं रियल में इसकी फील कराता हूं आपको, क्योंकि देखो ऐसे भी बहुत सारे कंपाउंड है, विलेय हैं, जो पानी में घुलने के पश्चात कुछ तो ऐसे होंगे बेटा जो 100% टूट जाएंगे आयनों में, कुछ ऐसे होंगे जो 100% नहीं टूटेंगे। तो यहां पर देखिएगा, यहां पर मैं सबसे पहले कहूंगा बेटा आई की गणना, आई को ज्ञात करवाना सिखा रहा हूं बेटा मैं। आई की गणना, ठीक है, जब जब कोई विलेय, ठीक है, जब कोई विलेय अपने आयनों में 100% वियोजित होता हो, तब हमें, क्योंकि देखो हमारे पास विद्युत अपघट्टे भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो दुर्बल विद्युत अपघट्टे और एक होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्टे। तो प्रबल विद्युत अपघट्टे कौन से होते हैं बेटा, जो 100% वियोजित होते हैं, जिनके लिए अल्फा का मान आई होता है, यानी वियोजन की मात्रा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रबल विद्युत अपघट्टों के केस में, अपघट्टों के केस में, यानी जब अल्फा का मान हमारे पास 1 होगा। अब जरा यहां से सुनिएगा बेटा, एक एक उदाहरण। पहला केस ये हुआ, आपने एक चम्मच ली, ठीक है, इस चम्मच को आपने घोला जल में, ठीक है, तो जितनी मात्रा आप स्टार्टिंग में लोगे, मान लो वो आपको पानी में घोलना है, तो पानी में घोलने के पश्चात क्या होगा बेटा, कुछ ना कुछ अणुसंख्या गुण आएंगे, और वो किसके कारण आएंगे वो हम लोग चेक करेंगे। सपोज करो यहां पर मैंने 1 मोल NaCl के लिए, 1 मोल NaCl को लेने के बाद मैंने क्या काम करा बेटा, इसको जल में घोल दिया। ठीक है, अब जल में जैसे घोलूंगा, पहले समझते हुए, जैसे ही जल में इसको घोलूंगा तो ये टूट जाएगा बेटा Na पॉजिटिव आयनों में और Cl माइनस में, और पूर्ण रूप टूटेगा 100%। पहला मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो भी आपके पास विलायक होगा बेटा, ये जो भी विलायक होगा जब ये शुद्ध अवस्था में था, उसके कंपैरिजन में 1 मोल NaCl घोलने पर इसके वाष्प दाब में कोई परिवर्तन आएगा या नहीं आएगा, इसका वाष्प दाब बढ़ेगा या घटेगा, सबसे पहले बताइए एक एक पॉइंट को बेटा, फटाफट बताइए बेटा। अगर मैं इसमें कोई चीज घोलूंगा और मैंने उसका 1 मोल NaCl का लिया, तो मैंने घोल दिया, तो इसका वाष्प दाब क्या होगा बेटा, घटेगा या बढ़ेगा, सोच के बताइएगा। इसका वाष्प दाब कम हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, घटेगा, समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर इसका क्वथनांक पहले 100 डिग्री सेल्सियस था और मैंने इसमें कुछ मिला दिया, तो जो क्वथनांक है वो बढ़ेगा या वैसा का वैसा ही रहेगा या घटेगा बेटा, क्वथनांक के बारे में बताइए। क्वथनांक में जो उन्नयन हुआ है वो भी बढ़ेगा या घटेगा बेटा,
आप कहोगे सर जी क्वथनांक जो है वो बढ़ जाएगा, हीमांक जो है वो घट जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो जब हम कैलकुलेट करने लगेंगे यहां पर मान, सपोज करो कि मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज करा, पी नोट ए माइनस के पी एस अपॉन पी नोट ए बराबर बी का मोल पर भाज, या फिर मैंने बेटा यूज करा डेल्टा टीबी बराबर के बी गुणा मोललता, डेल्टा टीएफ बराबर के एफ गुणा मोललता। तो मैं परिमाण निकालने लगा। मैं आपके जैसा ही हूं, आई एम नॉट टीचर राइट नाउ, मैं तुम्हारे जैसा ही हूं, तुम भाई और बहनों जैसा, कि यार मैं ना इसमें NaCl घोला और ये फॉर्मूला हमें राउट ताऊ जी ने बताया था कि भाई ये लगा लेना, फिर इसमें ये हो जाएगा ये हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी अंकल लगा लेंगे। पर हुआ क्या, मैं ये सोच रहा था कि इसका मान एक मोल की वजह से, क्योंकि देखो अणु संख्या गुण जो है वो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ये बात पता है सबको। अब विलेय के जो मोल है वो मोल मैं मान के चल रहा हूं कि एक मोल होंगे यार, तो यहां पर जो डेटा मेरा आएगा कैलकुलेशन करते हुए ऑन पेपर वो एक मोल के हिसाब से होना चाहिए, यस और नो। पर मैंने जब यहां पर उपकरण लगाया थर्मामीटर, जब मैंने उपकरण लगाया थर्मामीटर, तो जो डेल्टा टीबी है वो मेरे मान से मेल नहीं खाया। जब ये फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे, आप हिमांक में अवनमन की बात करेंगे, तो मेरे डेटा से मेल नहीं खा और मैंने पता क्या कहा, मैंने कहा बेकार है तुम्हारा फॉर्मूला, कोई काम का नहीं है, ये नहीं लगता इन विलियनों पर। तब उसके बाद पता क्या हुआ दोस्तों, तब मुझे जरूरत पड़ी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करने के लिए गुणांक की, और वो गुणांक था आई। अब वो आई, क्योंकि देखो रीजन भी बताता हूं, यहां जो एक्चुअल में वास्तव में फील जो डेटा आया होगा ना इस थर्मामीटर में वो एक मोल की वजह से आया ही नहीं होगा। हम ही तो सोच रहे हैं कि एक मोल की वजह से पेपर पे होना चाहिए ऐसा, पर यहां पर पता है 2 मोल की वजह से आया होगा। क्यों? क्योंकि थर्मोमीटर एक्सपेरिमेंट के लिए, इस विलियन के लिए Na पॉजिटिव 1 मोल है और क्लोरीन नेगेटिव 1 मोल है। आपको याद होगा मैंने एक बात बोली थी, अणु संख्या गुण द्रव्य की विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, अर्थात वो इस बात पर निर्भर नहीं करते कि कौन सोडियम है, कौन क्लोरीन है, कौन फलाना है, कौन ढिमकाना है, वो निर्भर करता है केवल कणों की संख्या पर। इसका मतलब यह है जो यहां पर डेटा आ रहा था वो डेटा आ रहा था इन 2 नंबरों की वजह से, यानी 2 मोल की वजह से। हम जो निकाल रहे थे पेपर पे वो 1 मोल की वजह से, इसीलिए हमारे ये सारा बेड़ा गर्क हो गया। समझ में आई बात? इसीलिए अब आप लोग फील कर पा रहे होंगे आपकी हमें आई की जरूरत क्यों है। हम लोग चाहते हैं कि हमें यह डेटा पता लगे कि वास्तव में इसके अंदर कितने मोल होंगे आयनों के, कितने मोल होंगे हमारे पास विलेय के। हमें विलियन के अंदर पता होना चाहिए। चम्मच में पहले तोल के क्या फायदा है, क्योंकि देखो पानी में जाने के बाद तो वो पता नहीं क्या कर ले, टूटेगा, जुड़ेगा, कितने % टूटेगा, हो सकती है प्रॉब्लम। तो इस वाले मोल से इसकी गणना करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वास्तविक डेटा यहां से आएगा विलियन के अंदर से। तब मेरे पास कहानी आई है, मैंने कहा ये फील कराने के लिए आपको बोला था बेटा मैंने, ठीक है। अब कहानी आती है ये परबल विद्युत भट्टों के केस में अल्फा का मान 1 होता है, यानी जो कोई भी विलेय होगा वो 100% टूटता है। तो आप लोग ऐसे मान के चलेंगे, जैसे उदाहरण में क्या दूंगा, एग्जांपल 1 है NaCl का। NaCl जब टूटता है तो ये Na पॉजिटिव आयनों में और क्लोरीन आयनों में टूटता है। हम लेके चलेंगे कि भाई T का मान जब 0 था, यानी जब NaCl टूटा नहीं था, चम्मच में था, तो हमेशा आपको आई निकालने के लिए प्रारंभिक मोल 1 मोल मान के चलने हैं। क्या मोल मान के चलोगे? 1 मोल। अब कोई भी टाइम T रहा हो, उस टाइम T पर जैसे ही आपने वो 1 मोल चम्मच को पानी में घोला, पानी में घोलते ही क्या हुआ बेटा, NaCl बचा ही नहीं, वो 1 मोल बन गया Na+ का और 1 मोल बन गया Cl- का। बना के नहीं बना? आपको गया सर। मैंने कहा फिर आई का फॉर्मूला क्या था? आई का फॉर्मूला था सर N एक्सपेरिमेंटल बटे N कैलकुलेटेड। मतलब ये जो नीचे है ना टूटने के बाद, ये जो देख रहे हो 1 मोल इसके और इसके, ये पानी के अंदर है, एक्सपेरिमेंट इनके हिसाब से होगा। तो इसकी मात्रा कितनी हो गई बेटा? 2 मोल। अच्छा, आपने चम्मच में कितने लिए थे कैलकुलेट करते समय? 1 मोल, क्योंकि प्रारंभ में तो आपने 1 ही मोल लिया था, तो 2/1 बराबर 2 आ गया।
और यह कहानी केवल NaCl के लिए नहीं है दोस्तों। एक और एग्जांपल देखिएगा। अगर मान लो एग्जांपल 2 में मैंने ले लिया H2SO4। H2SO4 जब पानी में टूटेगा तो 2H+ आयन और एक सल्फेट आयन देगा फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर टाइम 0 पर मैंने इसका 1 मोल लिया तो टाइम t पर क्या होगा, ये पूरा टूट जाएगा। यहां पर 2 मोल बनेंगे इसके और 1 मोल बना बेटा इसके। मुझे पता है आई का फॉर्मूला मैंने आपको इतना रटवा दिया कि N एक्सपेरिमेंटल N कैलकुलेटेड, N नहीं H नहीं है, ठीक है, N कैलकुलेटेड, क्योंकि ये थोड़ा सा आज वो हो रहा है ना N। तो बेटा एक्सपेरिमेंटल कितने थे, 2 और 1 3 मोल पानी के अंदर तो ये होंगे। कैलकुलेट कितने किए थे 1। हमेशा प्रारंभिक मोल 1 मान के ही सॉल्व करना, उससे आई का मान निकलेगा। तो हमारे पास कितना आ गया बेटा 3। तो देखो आई का मान ज्ञात करना इस तरीके से आसान पड़ गया। ये तो मैंने आपको कैलकुलेट करके सिखाया। अब एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। जो आयन या जो विलेय 100% आयनों में टूटते हो तो आप बस ये चेक करो वो कितने आयनों में टूट रहा है, वही उसका 1/2 कारक हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, एक नोट पॉइंट और लिखिएगा। जब कोई विलेय 100% आयनित होता है तो उसका 1/2 कारक, उसका 1/2 कारक, ध्यान रखिएगा, उसका 1/2 कारक उसके संगत आयनों के योग के समान होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अब आपको हर बार ऐसी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब 100% टूट रहा होगा। तो जैसे मैंने लिखा भाई K2SO4 है, मैंने लिखा बेटा Al2SO4 का होल थराइज है, मैंने लिख दिया बेटा Na2SO4 है, मैंने लिख दिया बेटा Na3PO4 है, Ba3PO4 का होल ट्वाइस है। इस तरह से कोई भी ऐसा स्पीसीज जो 100% टूटता हो आयनों में, ठीक है, और मुझे उसका 1/2 कारक निकालना हो डायरेक्ट, तो मुझे पता है जब K2SO4 का 1 मोल टूटेगा तो 2 पोटेशियम और 1 सल्फेट बनेगा। तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं कि यहां पर आई का मान 3 होगा। आयनों की संख्या देखो, यहां पर 2 एल्यूमिनियम आयन होंगे, 3 सल्फेट होंगे, आई का मान 5 होगा। 2 सोडियम आयन 1 सल्फेट, आई का मान यहां पर 3 होगा, ठीक है। 3 सोडियम आयन 1 फॉस्फेट, आई का मान यहां 4 होगा। 3 बेरियम 2 फॉस्फेट, आई का मान यहां 5 होगा। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे विलेय, ठीक है, ऐसे विलेय जो 100% आयनों में टूटते होंगे उनके लिए 1/2 कारक उनके संगत आयनों के योग के बराबर होता है। आशा करता हूं कि यहां तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, यस और नो, ठीक है। क्लियर है भाई, यहां तक क्लियर है दोस्तों, आ गया क्लियर। आई का मान कैसे निकालते हैं भाई, परबल विद्युत अपघट्यों के केस में आई का मान कैसे ज्ञात करते हैं, परबल विद्युत अपघट्यों के केस में, हां या ना, बहुत बढ़िया, ओके डन, डन भाई, डन डन, पक्की बात है, डन है। अब देखिए आगे, अब देखिए बेटा आगे, अब देखो बेटा आगे, बहुत बढ़िया। अब है दुर्बल विद्युत अपघट्यों के केस में आई की गणना।
दुर्बल विद्युत अपघट्यों, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए आई की गणना करना, ये हम लोग सीखेंगे अभी। ठीक है, अब देखो बेटा, यहां पर सबसे पहली चीज जो जो मैं बोलता जाऊंगा वो सीखते जाना है। सबसे पहले क्या है, आसान है निकालना, ध्यान रखना, आसान है निकालना, कभी तुम्हें लगे नहीं है। पहली चीज क्या होगी बेटा, नोट पॉइंट, दुर्बल विद्युत अपघट्य जल में पूर्ण वियोजित, जल में अपने संगत आयनों में पूर्ण वियोजित नहीं होते। ठीक है, अपने संगत आयनों में पूर्ण वियोजित नहीं होते, 100% नहीं टूटते वो। अच्छा सर, तो उनका आई कैसे निकालेगा? और उनके लिए जो अल्फा का मान होगा वो 1 से छोटा होता है हमेशा। लेकिन ये बात जरूर है, क्वेश्चन में अल्फा का मान वो देंगे कि कितने % टूटेगा, या हो सकता है आई का मान दे दे, अल्फा का मान पूछ ले। अगर क्वांट हाफ कारक पहले से दे रखा हो तो आई का मान पूछ ले। वो क्वेश्चन को बनाने के ऊपर जब हम पीवाईक्यू करेंगे अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन बात यह है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य जल में अपने संगत आयनों में पूर्ण वियोजित नहीं होता, ये बात सबको पता है। उदाहरण के लिए, तो सर आई कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने कहा देखो, आई का एक फॉर्मूला तो पक्का है आपको, सर क्या, एन एक्सपेरिमेंटल एन कैलकुलेटेड, बस इसको मत भूल जाना। यही आप लोगों को निकलवा के देगा आई का मान अल्फा के पदों में। कैसे? अगर मान लो मेरे पास कोई इस तरीके से दुर्बल विद्युत अपघट्य है ना भाई, और ये आयनों में टूटा, तो यहां पर CH3 COO माइनस आयन और H प्लस आयन ये होगा बेटा। इसके लिए आप लोग क्या करोगे, टाइम 0 पर, हमेशा टाइम 0 पर इसका 1 मोल ही मानना है, चाहे कोई भी हो, प्रबल हो दुर्बल हो। लेकिन जब हमारे पास इक्विलिब्रियम आएगा तो 1 में से अल्फा टूटेगा, तो इसके अल्फा बनेंगे और इसके अल्फा बनेंगे, है ना। तो आपको क्या लगता होगा कि जो हमारे पास विलयन होगा उसके अंदर जो अणु संख्या गुण हम कैलकुलेट कर रहे होंगे वो किन किन कणों के कारण आ रहा होगा? पहला, उस विलयन के अंदर H प्लस आयन भी होंगे, आपको यस सर। उसके अंदर एसिटेट आयन भी होंगे, हां सर, इनकी भी संख्या हमें गिननी पड़ेगी। और कुछ ऐसे अणु भी होंगे इसके एसिटिक अम्ल के जो आयनों में टूट ही नहीं रहे होंगे। क्या बोला मैंने? जो आयनों में टूट ही नहीं रहे होंगे। तो सर अब क्या करेंगे? मैंने कहा कुछ नहीं, ये जितने भी मोल आपको दिख रहे हैं यहां पर बचे हुए, ये सारे एक्सपेरिमेंटल मोल हैं, या एन एक्सपेरिमेंटल को जब आप निकालोगे तो सबको आप गिन लो, टोटल मोल है ये। तो जब आप इनको गिनोगे तो 1 माइनस के अल्फा प्लस के अल्फा प्लस के अल्फा ऐसा करोगे। इससे क्या होगा, 1 माइनस के अल्फा से 1 प्लस के अल्फा कट गया और हमारे पास क्या आ गया बेटा, 1 प्लस के अल्फा। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला था एन एक्सपेरिमेंटल बटे एन कैलकुलेटेड। तो आई का मान आ गया 1 प्लस अल्फा, कैलकुलेट कितने करे थे हमने, 1। तो इसका मतलब है आई और अल्फा के बीच संबंध आ गया। किसके लिए बेटा? किसके लिए आ गया? एसिटिक अम्ल के लिए आ गया। और इसमें वियोजन की मात्रा दे के रखेगा वो। ठीक है, तो आप जैसे अल्फा का मान रखोगे आई का मान निकल जाएगा, फिर आई का मान निकल जाओगे तो सीधा अपने अणु संख्या वाले गुणों में जो आपको फॉर्मूले बताए हैं उनमें यूज कर लोगे तो आपका मान निकल आएगा। पर मेरा अभी समझाना क्या है कि आपको वान टॉप कारक कैसे देखना है। ठीक है, तो मुझे बताइए भाई फटाफट, क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई दोस्तों, यस और नो?
क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई बेटा? यस और नो? क्लियर है? ये पूर्ण रूप से नहीं टूटते बेटा, जितने भी दुर्बल विद्युत भट्टे होते हैं वो पूर्ण रूप से नहीं टूटते, इसको नोट करिएगा। एक और एग्जांपल करवाऊंगा, जिन जिनको समझ में नहीं आया है उनके लिए एक बार और ट्राई करूंगा, और जिनको समझ में आ गया है उनके कॉन्सेप्ट को और अच्छा करने के लिए एक बार और ट्राई करूंगा। गिव अप ना करो बेटा, भरोसा रखो, सब चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, सब चीजें क्लियर होंगी, टेंशन मत लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अब देखो, एक एग्जांपल और दिया मैंने। इस बार मेरे पास ऑक्जेलिक अम्ल है, मान लो ये क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल। जब आयनों में टूटेगा ना तो ये ऑक्सलेट आयन बनाएगा और 2H+ देगा। आपको क्या मानना है, टाइम 0 पर ये 1 मोल, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, और फिर टाइम जब आपके पास साम्यावस्था आएगी या साम्य आएगा 1 - के अल्फा, क्योंकि देखो एक अगर 2 1 देगा तो यहां पर अल्फा, 1 से 2 आएंगे तो 2 अल्फा, इन सबको जोड़ देना। फिर आप क्या करोगे, आई तथा अल्फा में जो भी संबंध होगा उसको नोट कर लेना, मुझे बताना है क्या आएगा, फिर मुझे ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि आपको आया समझ में कि नहीं आया। अल्फा बेटा होता है वियोजन की मात्रा। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि व्हाट इज अल्फा, अल्फा क्या है, तो अल्फा होता है वियोजन की मात्रा। अभी मैं समझाऊंगा बेटा आगे चल के ना, बेफिक्र रहो यार। तब तक मैं एक गिलास पानी पी लूं भाई। चलिए बताइए बेटा, अभी इनका प्रयोग बेटा होगा यार आगे चल के। प्रयोग अभी तो देखो मैं पहले परिचय दे रहा हूं इनको, प्रयोग तो करना सिखाऊंगा। तो यहां से आप लोगों को पता होगा आई का जो होता है बेटा फॉर्मूला, वो होता है n एक्सपेरिमेंटल बटे n कैलकुलेटेड। अब कैलकुलेट में तो बेटा यहां पर तो 1 ही था, लास्ट में तो 1 ही था हमारे पास जब हमने 0 लिया था। एक्सपेरिमेंटल होता है ये वाला मान जो विलियन के अंदर है, जो विलियन के अंदर मौजूद है। अब उसके अंदर जो टोटल मोल होंगे वो कितने होंगे बेटा, 1 - अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा। तो इससे क्या हुआ, अल्फा से अल्फा कट गया, हमारे पास 1 + के 2 अल्फा आ गया। तो यहां पर क्या हो गया बेटा, 1 + के 2 अल्फा हो गया। क्या हो गया दोस्तों, 1 + के 2 अल्फा। अरे नहीं भैया नहीं, ये कैसे कैसी चीजों पे ध्यान देते हो तुम। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, आ गया। अब देखो बेटा ऐसे, एक केस तो वो पढ़ा जो 100% टूटते हैं, एक केस वो पढ़ा जो थोड़े बहुत टूटते हैं। अब वो केस पढ़ेंगे बेटा जो 100% जो संयुग्मित होते हैं, जो जुड़ते हैं। ठीक है, और उनका कुछ खास ही केस होगा बेटा। आप लोगों को मैं खास बात बताता हूं, ये जो एसिटिक अम्ल है ना, इसको आपने हमेशा ऐसे पढ़ा होगा, एसीटेट आयन में और H+ में पढ़ा है ना आपने ऐसे। अभी इसको दिल पे मत लेना, ऐसे पढ़ा है ना आपने। ये पता है कब होता है, जब विलायक जल होता है, जब हमारे पास ध्रुवीय विलायक होता है तब ऐसा होता है, सदैव ऐसा नहीं होता बेटा।
ठीक है, सदैव ऐसा नहीं होता। अगर एसिटिक अम्ल हुआ, ठीक है, अगर एसिटिक अम्ल हुआ और हमने यहां पर विलायक जो है अध्रुवीय ले लिया, अध्रुवीय विलायक ले लिया, जैसे कि बेंजीन, एनहेक्सेन आदि, कोई भी ऐसा विलायक जो अध्रुवीय है या कार्बनिक है, तो बेटा यहां पर आयनों में टूटेगा तो है नहीं है। अब ये क्या करेगा बेटा, ये करेगा बहुलक बना सकता है। बहुलक का मतलब होता है जब बहुत सारे अणु मिलकर एक अणु बना लेते हैं तो उसको बोलते हैं बहुलक। लेकिन अगर बेटा दो अणु मिलकर एक अणु बनाते तो उसको बोलते हैं द्विलक। अगर तीन अणु मिलकर तीन अणु बनाते तो उसको बोलते हैं त्रिलक। तो ज्यादातर क्या हुआ, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ना, ज्यादातर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है बेटा ये द्विलक बनाते हैं। CH3 COO का H का होल ट्वाइस, यहां होल ट्वाइस हो सकता है, थ्राइस हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन को आसान बनाए रखने के लिए इधर 1 ही रखना है। यहां ये द्विलक बनाए, त्रिलक बनाए, चतुर्लक बनाए, जितना भी बनाएगा इसको आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बैलेंसिंग करने के लिए 1/2 रख लेना। अब इससे क्या होगा बेटा, इससे उन विलयनों के अंदर भी आप आई और आर के बीच में संबंध निकाल सकते हो, आई और अल्फा के बीच में संबंध निकाल सकते हो, जहां पर विलय आयनित ना होकर संयुग्मित होता हो, जुड़ता हो। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे बेटा, टाइम शून्य पर इधर हमारे पास 1 मोल मानना है, वो जो मानना ही है 1 मोल। जब कभी भी सामने आएगा 1 माइनस के अल्फा, ऐसा कर लोगे तो 1 से आधा बना तो यहां पर अल्फा/2 बनेगा। क्या बना, अल्फा/2। इन सबको जोड़ो, एन एक्सपेरिमेंटल आ जाएंगे, तो 1 माइनस अल्फा प्लस के अल्फा/2, तो 1 माइनस के अल्फा/2 ही आएगा, 1 माइनस के अल्फा/2। अब मैं इनके लिए अगर आई निकालूं बेटा, आई और अल्फा के बीच में संबंध निकालूं, तो आई बराबर होगा एन एक्सपेरिमेंटल बटे एन कैलकुलेटेड, यानी एक्सपेरिमेंटल का मान था 1 माइनस के अल्फा/2 बटे कैलकुलेटेड तो 1 ही था, तो 1 माइनस के अल्फा/2। ये आई और आर के बीच का संबंध, अल्फा के बीच का संबंध होगा जब कोई अणु द्विलक बनाएगा। ठीक है, और वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर देगा कि आई कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट यहां तक नोट करिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट करिएगा बेटा। अब मतलब चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, मेरा कहने का मतलब है कि चाहे क्वेश्चन हमारे पास अब ना अनुत्क्रमणीय हो, उससे सॉरी अनुत्क्रमणीय कह रहा हूं, अनादर्श हो, तब भी ये चलेंगे फॉर्मूले। ठीक है जी, हो गया। अब देखो बेटा आगे, 2 मिनट दो। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा बेटा आपको, ठीक है, अनादर विलयनों के क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन ना लो आप।
और इसमें ज्यादातर क्वेश्चन बेटा ग्लू उसके दे रखे हैं। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ 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 आ जाओ। एक क्वेश्चन दे रखा है, फिर आगे कराऊंगा, ठीक है? ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, मैं एक काम करता हूं, इसमें ना हर तरह का एक वो कर लेता हूं आपको। ये तो क्लियर हो ही गया हमारे पास आई का मान, ठीक है? कभी कभी क्या होगा ना, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाने के लिए, कठिन क्वेश्चन का लेवल का बनाने के लिए अल्फा 2 बार, हाँ अल्फा 2 बार क्यों आएगा बेटा? क्योंकि इस बार तो संयुग्मित हुए ना, 1/2, तो 1 माइनस के अल्फा, अल्फा बाय 2। तो जब माइनस का 1 है, प्लस का ये तो 2 लोगे तो एक में से आधा जाएगा, तो आधा ही बचेगा, ठीक है? अब यहां पर एक बात और ध्यान रखना बेटा, अब है हमारे पास वियोजन स्थिरांक, ठीक है? वियोजन स्थिरांक तथा वियोजन की मात्रा में संबंध, ठीक है? वियोजन स्थिरांक तथा वियोजन की मात्रा में संबंध। कभी कभी मान लो आई का मान दे रखा हो, और वो ऐसा नहीं कि नहीं होगा, वो तो ये है कि आपको फॉर्मूले के बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। वो तो मैं जब आप न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो आप धीरे धीरे कर ही जाओगे। तो ध्यान रखना, वियोजन स्थिरांक तथा वियोजन की मात्रा में संबंध। अगर आपको कभी भी ऐसा निकालना हो तो आप कोई भी अम्ल लेना, जैसे यही ले लो आप CH3COH, जब ये आयनों में टूटता है तो CH3COO माइनस और H+ में टूटता है, जानते हैं ना आप ये? यहां पर क्या लोगे, टाइम 0, मान लो इसकी सांद्रता C दे रखी है, इनका कुछ नहीं है। जब हमारे पास साम्यावस्था आएगा तो C में से C अल्फा टूटता है बेटा, क्योंकि अगर 1 होता तो खाली अल्फा होता, C होता तो C अल्फा, यहां C अल्फा, यहां C अल्फा। इस अम्ल के लिए जो वियोजन स्थिरांक होगा Ka, वो बराबर होगा एसीटेट आयनों की सांद्रता, H+ आयनों की सांद्रता और एसिटिक अम्लों की सांद्रता बेटा, ठीक है? तो Ka बराबर होगा C अल्फा इंटू में C अल्फा, C माइनस के C अल्फा, तो C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस के अल्फा। तो यहां से जो वियोजन स्थिरांक होता है वो होता है C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस के अल्फा। तो ये रिलेशन आप लोगों को याद रखना है, आगे चल के अगर कोई एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ जाए या कोई कठिन क्वेश्चन आ जाए जिसमें आई की सहायता से आप अल्फा निकाल लो, लेकिन उसके बाद भी वो फिर वियोजन स्थिरांक पूछ ले, और बड़े लेवल का क्वेश्चन हो गया, तो फिर यह संबंध हमें पता होना चाहिए, ठीक है? यह संबंध हमें पता होना चाहिए। चलिए भाई, नोट करिए बेटा यहां तक, फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नोट करिएगा भाई, आगे बढ़ेंगे फिर हम, ठीक है? अब देखो बेटा, एक क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन है जो मैं आपको आपसे करवाना चाहता हूं बेटा, ठीक है? आपसे करवाना चाहता हूं एक क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या है जरा देखो बेटा, जेई अनादर्स विलियन का है, ये 2022 का क्वेश्चन है, जेई 2022 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? ये इसने बोला है, एक मिनट, इन्होंने बोला है 0.5%, 0.5%
रुको 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 यार, हाँ ये दे रखा है भाई। चलिए 21 का मिला है क्वेश्चन, जो आपको भी क्लियर हो जाएगा, 2021 का। ठीक है, क्या अरे यार ये तो टाइम भी हो गया, लेकिन गाइस टाइम हो गया, मैं होमवर्क दे दूंगा आपको, ठीक है। छह बजे आपकी दूसरी क्लास होगी, तो आप लोग ये रिलेशन लिखो। कल की क्लास में हम लोग वन हाफ गुणांक के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है, उन सबको करेंगे। और फिर हमें एक और इसका अनुसंख्या गुण है ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब, उसको करने के बाद मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चन ही करेंगे अब हम, ठीक है। चलिए, और हो सकता है कि इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने के लिए मैं आपको एक रिकॉर्डेड सेशन भी दूं, ठीक है। उसमें क्या होगा कि एक रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेगा आपको, मैं समय निकाल के करूंगा, और उसमें जो पीवाईक्यूज हैं उनको आपसे बिल्कुल ऐसे जैसे अपन बात कर रहे हैं ना अभी, बिल्कुल वैसे ही बात करेंगे, फील करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से, पर ज्यादा क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लव यू गाइस, लव यू लव यू, बहुत बहुत प्यार आप लोगों को। तो वो आप मुझे बता देना जब भी आप रेडी हो। कल इसमें जो है आपका परासरण दाब वाला टॉपिक चलेगा, और वो अंतिम टॉपिक होगा, उसके बाद केवल क्वेश्चन रह जाएंगे, ठीक है। हाँ, केवल क्वेश्चन, नहीं नहीं, क्लास तो होगी, क्लास क्यों नहीं होगी बेटा, अभी क्लास एक और क्लास होगी इसी चैप्टर में, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा स्टार्ट, ठीक है। वो क्या होता है ना, कई बार जैसे कुछ बच्चे 12th के आते हैं, जो जो सीधे 12th में आए, 11वीं में नहीं अच्छा पढ़ पाए, या उनकी 11वीं खराब थी, तो उनके हिसाब से जल्दी स्पीड से भगा नहीं सकते थे, सबको एक लेवल पे आना बहुत जरूरी है। इस वजह से इस वाले लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा स्लो स्लो पढ़ा, आगे स्पीड बढ़ा लेंगे कभी जब जब सब लोग इक्वल लेवल पे आ जाएंगे, ठीक है। टेक केयर गाइस, लव यू, बहुत बहुत प्यार आप लोगों को। और बेटा अपने इस दोस्त को भूलना मत, बाबा टिल्लू की तरह हंसते रहो, मौज मस्ती करते रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन बेटा।